बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो आज उसका जो टॉपिक हम देखेंगे वो है कैंसर्स। तो कैंसर्स होते क्या हैं? एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, और जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो ये इर्द गिर्द के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को इन्वेड कर लेते हैं, और इवेंचुअली पेशेंट की डेथ हो जाती है जब एक ख़ास स्टेज से ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है कैंसर। ये किसी भी बॉडी की साइट या किसी भी टिश्यू में हो सकते हैं, और जो कॉमन बड़ी टाइप्स के कैंसर्स हैं उनमें कार्सिनोमाज, सार्कोमाज, लिम्फोमाज, माइलोमा, ल्यूकीमियाज वगैरह शामिल हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डायग्नोज होने वाले कैंसर्स में लंग कैंसर सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का नंबर आता है, और फिर तीसरे नंबर पे कोलोरेक्टल कैंसर है। ये डायग्नोज होने वाले कैंसर्स हैं जो सबसे ज़्यादा तादाद में हमें मिलते हैं, जिनका इंसिडेंस ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अमवात जो होती हैं कैंसर्स में, उसमें लंग कैंसर अगेन टॉप पे है, उसके बाद लिवर कैंसर का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पे स्टमक के कार्सिनोमास हैं जिनकी वजह से अमवात होती हैं। तो दुनिया भर में कैंसर्स जो होते हैं उसका कोई 60% से ज़्यादा जो है वो अफ्रीका, एशिया और सेंट्रल और साउथ अमेरिका में होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो गरीब ममालिक हैं या गरीब कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे होता है। और इन रीजन्स में 70% से ज़्यादा अमवात जो कैंसर की वजह से होती हैं वो इन रीजन्स में होती हैं। और सिचुएशन इस वजह से ख़राब है इन जगहों पे क्योंकि अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाती, और ट्रीटमेंट तक एक्सेस नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। दुनिया भर में मुख्तलिफ रीजन्स में मेन और वेमेन में पाए जाने वाले कैंसर्स में वेरिएशन देखने में आती है। तो दुनिया में जो डेवलप्ड मुल्क हैं और जो नॉन डेवलप्ड और डेवलपिंग मुल्क हैं, इन दो जगहों पे जो कैंसर्स की टाइप्स पाई जाती हैं उनमें फ़र्क है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड में और तरह की कैंसर्स की वैरायटीज़ मिलती हैं, और डेवलप्ड वर्ल्ड में और तरह की कैंसर्स की वैरायटीज़ मिलती हैं। तो डेवलप्ड वर्ल्ड हमें पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, ज़्यादातर नॉर्दर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है। सो जैसे जैसे गरीब ममालिक का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हो रहा है, ट्रांजिशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे कैंसर्स के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे भी वही वाले कैंसर्स देखने में आ रहे हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। इसको वेस्टर्नाइजेशन ट्रेंड या वेस्टर्नाइजेशन इफेक्ट कहते हैं कैंसर्स के हवाले से। हमने पहले कहा कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेरिएशन है जो कैंसर्स की, वो फ़र्क है थोड़ी सी। तो मेल्स में ज़्यादातर जो मिलता है कैंसर वो लंग कैंसर है, और फिर प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल और स्टमक और लिवर कैंसर्स भी मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। फीमेल्स में ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, यूट्राइन कार्सिनोमा, लंग और स्टमक के कैंसर्स कॉमन है। प्रोग्नोसिस दोनों में एक सा होता है, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सेक्स का। एक दफ़ा जो भी कैंसर, अगर लंग कैंसर खा वो मेल में हो खा वो फीमेल में हो, जिसमें भी हो गया उसका प्रोग्नोसिस एक सा ही बुरा है दोनों दोनों सेक्सेस में, उस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। चंद दहाइयाँ पहले, चंद डेकेड्स पहले कैंसर जो था वो देखने में इतना कॉमन नहीं था, और ये छठे नंबर पे आता था। सिक्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था इन डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, बट अब ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं इंसान, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़ जहाँ पे सेहत की सहूलियात बेहतर हैं, तो कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा हो गया है। फिर डायग्नोसिस एक्यूरेट हो गया है, डायग्नोसिस करने के तरीक़ाकार जो हैं वो बेहतर हो गए हैं, तो ज़्यादा केसेस डायग्नोज होते हैं, इस वजह से भी इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो गया है। और फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं
जो कि बदल गए हैं। फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग में जो ज़्यादा होने की वजह से भी कैंसर्स जो हैं वो एकदम से दुनिया भर में बढ़े हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो कैंसर्स का बायस बन सकते हैं? इनमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ फिर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टोबैको है। हमने बात की कि सिगरेट स्मोकिंग एक बड़ी वजह है कैंसर्स की, और ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स के साथ इसकी एसोसिएशन है। और हम ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डायग्नोज होने वाला कैंसर लंग कैंसर है। तो लंग कैंसर की बड़ी वजह टोबैको इन द फॉर्म ऑफ cigarette smoking है। फिर alcohol consumption is directly related to cancers, some of the GIT cancers as well as others। और dietary factors हैं, कुछ ऐसे foods हम लेते हैं जिसकी वजह से कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। इसमें पिकल्ड फूड्स, स्मोक्ड फूड्स हैं, और फिर जो फाइन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी दे कैन बी a risk factor for cancers as well। फिर जो lack of vitamins and other essential micronutrients in the diet है, वो भी इसका बायस बनता है। फिर कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सपोजर होता है, रेडिएशन को हो सकता है, या कुछ और कार्सिनोजेनिक जो फैक्टर्स हैं उनको हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो एक्सरे रूम में काम करता है, तो एक्सरेज जो हैं उनको एक्सपोजर है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है और अ पीरियड ऑफ टाइम परसिस्टेंट एक्सपोजर है, तो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा। और ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है। ऐसे ही कुछ रबर की इंडस्ट्री है, एनिलीन इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स भी होते हैं। फिर कुछ वायरसेस हैं, उन वायरसेस से जब इन्फेक्शंस होती हैं और वो इन्फेक्शंस अगर ट्रीट ना हो या वो क्रॉनिक हो जाएं, तो दे कैन लीड टू कैंसर्स। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे जो अहम जो आप देखेंगे भी जब आप अपने क्लिनिकल उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो लिवर का कार्सिनोमा है वो बड़ा कॉमन है, और उसका एक प्रीकर्सर जो बनता है वो लिवर की इन्फेक्शन है वायरसेस से, जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरसेस। they lead to cirrhosis and cirrhosis then leads to carcinoma of the liver। ऐसे ही जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, दैट कैन कॉज कैंसर ऑफ द सर्विक्स इन फीमेल्स। फिर कुछ पैरासाइट्स हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिस्टोसोमाइसिस एक पैरासाइट है जिसकी वजह से कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। फिर कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ कस्टम्स होती हैं, रस्म व रिवाज होते हैं हर कम्युनिटी के, हर सोसाइटी के, उनकी वजह से भी उन रस्म रिवाज में कुछ ऐसी हैबिट्स शामिल हो सकती हैं जो कि कैंसर का बायस फ्यूचर में बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल इन वेस्टर्न कंट्रीज माइक्रोवेव अवन्स आर कॉमनली यूज्ड। कुछ जगहों पे मिट्टी के बर्तन यूज़ होते हैं, कुछ जगहों प्लास्टिक के बर्तन यूज़ होते हैं, तो प्लास्टिक जो है उसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा, फिर कुछ जगहों पे पान खाने का रिवाज होता है, वो ओरल कैंसर का बायस, जो हमारे यहाँ हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में छालिया और पान और गुटखा और इस तरह के च्यूएबल टोबैको और नस्वार जो है, ये एक कस्टम है, एक हैबिट है, कुछ लोगों का लाइफस्टाइल है, तो इसकी वजह से कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। वी नो देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू सर्टन कैंसर्स। कुछ एथनिसिटीज़ आर मोर प्रोन टू सर्टन वेराइटीज़ ऑफ कैंसर्स, और ऐसे ही फैमिलीज़ में भी रन करता है। ब्रेस्ट कैंसर में आप देखेंगे बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद जेनेटिक फैक्टर्स। फिर कैंसर्स हमने कहा कि सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बढ़ रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करना फिर ज़रूरी है, और कंट्रोल करना ही मकसद होता है पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी मेडिसिन का। तो ये समझा जाता है, एस्टिमेट है कि एटलीस्ट 1/3 जो हैं सारे के कैंसर्स में से वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और कैसे प्रिवेंट करते हैं आपको पता है, अप्रोचेस जो होती हैं प्रिवेंशन की, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो वही अप्लाई होती हैं इधर भी। तो इनमें फिर सीरीज़ ऑफ मेजर्स होते हैं जो कि मेडिकल नॉलेज जो भी मौजूदा है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, और इसमें आप डिटेक्शन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और फिर रिहेबिलिटेशन, इन सब पे आप फोकस करते हैं।
So this is how you control cancers. तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या हो सकता है? प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स, इसमें सबसे पहले तो कंट्रोल ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन है। आप जो सिगरेट स्मोकिंग है और जिन ममालिक में अल्कोहल जो है उसकी कंजम्पशन होती है, उसको कम करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रिस्ट्रिक्ट करके, उस पर पाबंदी लगा के, हाँ वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हो या वो लेजिस्लेशन करें, आप कानून साजी करें, और इससे आप इस रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं और इवेंचुअली आप कैंसर्स के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। फिर पर्सनल हाइजीन है। वी नो दैट सर्टन इन्फेक्शंस आर प्रिकर्सर टू सर्टन कैंसर्स, और इसके अलावा हाइजीन का वैसे भी रोल है। तो आप हाइजीन के हवाले इस पे फोकस करके प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं ऑफ कैंसर्स। फिर रेडिएशन को एक्सपोजर होता है। हम जानते हैं कि रेडिएशन जो है वो एक बड़ी वजह है कैंसर्स की। तो आप रेडिएशन से एक्सपोजर जो है उसको कम करके और उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेके, अगर जाना ही पड़ता है रेडिएशन में, फॉर एग्जांपल अगर एक्सरेज के लिए जाना पड़ता है, तो जो एक्सरे रूम में काम करते हैं वो टेक्नीशियन हो या डॉक्टर्स हों, तो वो लेड की वेस्ट्स पहन सकते हैं। ऐसे ही कुछ और जगहों पे जहाँ पे रेडिएशन है उससे बचा जा सकता है। ये स्पेशली जो सनलाइट की एक्सपोजर है, ये भी सर्टन कैंसर्स में इसकी एसोसिएशन है, स्पेशली इन वाइट पीपल, कॉकेशियन पीपल। तो उनको एक्सपोजर अपना कम करके या सन ब्लॉक्स इस्तेमाल करके तो वो इससे बच सकते हैं। फिर कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं, एक्सरेज की एक एग्जांपल दे चुके हैं। रबर इंडस्ट्री है, उसमें हो सकता है। ऐसे ही ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसमें हो सकता है। तो आप उसमें ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर को कम करके, हाँ वो प्रोटेक्टिव मेजर्स के थ्रू हो या वैसे ही एक्सपोजर की अमाउंट कम कर दी जाए, तो उससे आप प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर्स की। फिर हम जानते हैं कि चंद वायरसेस जो हैं वो प्रिकर्सर बनते हैं कैंसर्स का, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, हर्पीज का एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। तो इन वायरसेस में से जिनकी इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है, तो वो इम्यूनाइजेशन दी जाए लोगों को, ताकि वो इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन ना हो तो फिर कैंसर ना हो। तो हेपेटाइटिस बी की आपको पता है वैक्सीनेशन होती है, हमारे ईपीआई में भी शामिल है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो एचपीवी, जो सर्वाइकल कैंसर का बायस बनता है, उसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में दी जाती है, हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन वो दी जा सकती है टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। फिर जो फूड्स या जो ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स जो बायस बनते हैं कैंसर्स का, आप उनके इस्तेमाल को बंद करके या कम करके आप कैंसर्स की प्रिवेंशन कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करके और कम करके आप कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होती हैं, जो कैंसर से पहले लीजन्स होती हैं, जो बाद में कैंसर में बदल सकती हैं। आप उनको टाइमली ट्रीट करें और कैंसर बनने से रोकें, तो ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल एन अल्सर ऑन फेस, या कोई मोल हो स्किन पे, तो दैट कैन टर्न इनटू अ मेलानोमा। तो उसको उससे पहले ही अगर ट्रीट किया जाए तो आप रोक सकते हैं। ऐसे ही सम ट्यूबरकुलस लीजन्स हो सकती हैं, वो भी फिर कैंसर में चेंज हो सकती हैं बाद में, तो उनको अगर टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो इसको रोक सकते हैं हम। फिर कानून साजी करके आप ऐसी चीज़ें जो बायस बनती हैं कैंसर्स का, उनको आप कम कर सकते हैं या उनकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे सिगरेट्स हैं या अल्कोहल है, या फिर आप पोल्यूशन के हवाले से कुछ कर सकते हैं, या आप जो फूड्स मिलते हैं बाज़ारों में उस पर कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जो ये च्यूएबल टोबैको या गुटखा या सुपारी है, इस पर पाबंदी लगा सकते हैं आप। इसी तरह से जो पिकल्स हैं, ऐसे पिकल्स जो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किए जाते, उसमें एसिड की यूज़ किया जाता है, उसको आप कानून साजी करके रोकथाम कर सकते हैं। और लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी प्रिवेंशन में कैंसर एजुकेशन है। आप एजुकेट करके लोगों को ना सिर्फ कि कैंसर्स के रिस्क फैक्टर क्या हैं, बल्कि उनको ये भी बताया जाए कि उनको अर्ली डिटेक्ट कैसे करना है, कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिस सूरत में उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी से रब्ता करना है। आप इस तरह से भी प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर्स की। तो कैंसर एजुकेशन की हमने बात की।
इसका मकसद लोगों को मोटिवेट करना होता है कि वो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट जो है उसको सीख करें। और इसमें कुछ डेंजर साइंस हैं या अर्ली वार्निंग साइंस हैं कैंसर के हवाले से, इनके बारे में एजुकेट किया जाता है लोगों को। जैसे कि अगर कोई ब्रेस्ट के एरिया में कोई लंप हो या कोई हार्ड लीजन हो, तो वो एक वार्निंग साइन है और ऐसी सूरत में द लेडी शुड इमीडिएटली सी हर डॉक्टर। फिर किसी वाट या मोल में, जो मोल बने होते हैं स्किन पे या वाट बने होते हैं, उसमें कोई ऐसी चेंज है जो कि वो तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो गया है, या उस उसका उसमें कुछ ऐसा करेक्टर उसका चेंज हो गया है एकदम से, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। फिर अगर बाउल की हैबिट्स में या डाइजेस्टिव हैबिट्स में कोई मुस्तकिल गड़बड़ रहनी शुरू हो गई है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। एक परसिस्टेंट कफ आ रही हो, खांसी जो ना रुक रही हो, और आवाज़ जो है वो होर्सनेस उसकी हो रही हो, खुरदरी आवाज़ हो रही हो, तो ये लेरिंक्स के कैंसर की निशानी हो सकती है। फिर अगर मेंस्ट्रुएशन में एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड है, तो ये एक वरिंग साइन वार्निंग साइन हो सकता है। फिर किसी भी नेशनल और आईफएस में से ब्लड लॉस हो रहा है, वो वॉमिटिंग हो, वो या किसी भी और आईफएस जो ब्लड लॉस किसी भी तरह का हो, सिर्फ वॉमिटिंग ही नहीं, तो वो एक वार्निंग साइन है। कोई भी स्वेलिंग किसी भी जगह पे बॉडी में जो ठीक ना हुई हो, वो एक हफ्ते से ज़्यादा प्रसिस्ट की हो, तो वो, या फिर तेज़ी से वज़न कम हो जिसकी कोई वजह बज़ाहिर ना हो, तो वो भी एक वार्निंग साइन है। तो इन इन चीज़ों के बारे में एजुकेट करके लोगों को हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर्स की। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में एक तो डिटेक्शन और फिर ट्रीटमेंट शामिल है। इसके साथ साथ कैंसर की रजिस्ट्रेशन शामिल है। ये रजिस्ट्रेशन जो होती है, ये हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रीज भी हो सकती हैं और पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज भी हो सकती हैं। हॉस्पिटल बेस्ड ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल में केसेस आते हैं उनका पूरा डाटा, पूरा खाता बनाया जाता है। और फिर पॉपुलेशन बेस्ड जो है वो पूरी पॉपुलेशन के लिए रजिस्ट्रीज होती हैं। इनका मकसद ये होता है कि आप बर्डन ऑफ डिजीज़ को देख सकें, आप देख सकें कि कौन सी किस्म का कैंसर जो है आपकी कम्युनिटी में ज़्यादा प्रेवलेंट है और किस एज ग्रुप में है और किस ऑक्यूपेशन वाले में है, वगैरह वगैरह। आप सारा वो डाटा इकट्ठा करते हैं। इससे आपको इल्म होता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पे आपने फोकस करना है, प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपने मुहैया करनी है ट्रीटमेंट के लिए और अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो ये पहला पार्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन का, जो कैंसर रजिस्ट्रेशन है। फिर दूसरा है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। इसमें बहुत ज़रूरी है, कैंसर जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ही प्रोग्नोसिस उसका बेहतर हो जाता है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग हो सके। तो स्क्रीनिंग हम देखते हैं कि कैसे होती है और किन कैंसर्स की होती है। एंड देन तीसरी चीज़ ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल हो उस कम्युनिटी में, ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल हो और जो भी इक्विपमेंट या ड्रग्स चाहिए वो अवेलेबल हो एट एट अ कॉस्ट दैट इज़ अफोर्डेबल फॉर दैट कम्युनिटी। तो हम जानते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर से उसका प्रोग्नोसिस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है और अर्ली डिटेक्शन हो जाना अच्छी बात है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग इस्तेमाल की जाती है। तो स्क्रीनिंग एक्चुअली इज़ द सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड मैलिग्नेंसीज इन द कम्युनिटी बाय मींस ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट्स। तो इसमें मैलिग्नेंट डिजीज़ जो है उससे पहले आप जानते हैं कि चंद महीनों या चंद महीनों या चंद सालों का बीमारी चल रही होती है, उसके बाद मैलिग्नेंसी जो है वो अपेरेंट होती है। उस दौरान में अगर वो उस पीरियड में अगर वो आप उसको स्क्रीनिंग में पकड़ लेंगे, तो आप उसका प्रोग्नोसिस बेहतर कर सकते हैं। आपने स्क्रीनिंग पढ़ी है, उसमें आपने लीड टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ये उसकी बात हो रही है। तो इस हवाले से स्क्रीनिंग ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन के लिए। तो स्क्रीनिंग के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं उसमें एक तो मैस स्क्रीनिंग है, जिसमें कि आप एक ऐसा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी से हो जाता है और आप पूरी मैस लेवल पे और आप जो है स्क्रीनिंग करते हैं। फिर ये जो मैस स्क्रीनिंग होती है,
ये सिंगल साइट की भी हो सकती है और ये मल्टीपल साइट्स या पूरी बॉडी की भी हो सकती है। आप ऐसा टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सीटी स्कैन कर लेते हैं पूरी बॉडी का, तो उससे आप पूरी बॉडी का देख सकते हैं। या आप सिर्फ एक साइट का अगर आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लंग के लिए स्क्रीन कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन को मैस लेवल पे, या आप सर्विक्स के लिए कैंसर के लिए स्क्रीन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सिंगल साइट या मल्टीपल साइट्स दोनों की हो सकती है। फिर मैस स्क्रीनिंग के अलावा एक होती है सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। ऑब्वियसली मैस स्क्रीनिंग मुश्किल काम है, आप पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करना आसान नहीं है, कॉस्टली है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप सिलेक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं, आप हाई रिस्क ग्रुप्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो लंग कैंसर है वो स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, तो आप सिर्फ स्मोकर्स को जो है उनको स्क्रीन कर लें फॉर लंग कैंसर। या फिर आप 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज की जो ख़वातीन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास और जो शादीशुदा हों और जिनके बच्चे हों, तो उनमें रिस्क सर्वाइकल कैंसर का ज़्यादा है, तो आप सिर्फ उस ग्रुप को अगर स्क्रीन करेंगे तो ये सिलेक्टिव स्क्रीनिंग होएगी। तो ये दो तरह के मेथड्स हैं स्क्रीनिंग के। अभी हम देखते हैं कि कुछ कैंसर्स के लिए कौन से मेथड्स स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए। तो सीए सर्विक्स जो है उसके लिए पैप स्मीयर आपने सुना होगा, आप गायनी में पढ़ेंगे भी, तो पैप स्मीयर के थ्रू आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी है कि तमाम ख़वातीन जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी की बिगिनिंग पे और उसके बाद हर 3 साल के वक्फे के बाद उनका पैप स्मीयर होना चाहिए। एक तो पैप स्मीयर से आप कर सकते हैं स्क्रीनिंग सीए सर्विक्स की। दूसरी आप कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है वो विजुअल इंस्पेक्शन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन विद 5% एसिटिक एसिड है, या फिर विजुअल इंस्पेक्शन विद मैग्नीफिकेशन है, या फिर विजुअल इंस्पेक्शन पोस्ट एप्लीकेशन ऑफ लुगोज आयोडीन है। तो ये चंद और भी मेथड्स हैं पैप स्मीयर के अलावा जो इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ सीए सर्विक्स, बट पैप स्मीयर इज़ अ बेटर मेथड। सीए ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं उनमें एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, जिसमें खातून ने खुद से एग्जामिन करना होता है और किसी भी लंप या कोई भी हार्ड मैस हो अगर ब्रेस्ट के अंदर, उसको पैल्पेट खुद से उसने करना होता है। या फिर वो अगर अपने फिजिशियन के पास जाती है, अपने डॉक्टर के पास जाती है, तो उस डॉक्टर ने पैल्पेट करके देखना होता है। ये दूसरा तरीका है अर्ली डिटेक्शन का या स्क्रीनिंग का ब्रेस्ट कैंसर की। फिर थर्मोग्राफी एक होती है और मेमोग्राफी होती है। इनमें सबसे अच्छा जो है वो मेमोग्राफी है, लेकिन ये सब के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ख़ास एज ग्रुप में ही रिकमेंडेड होता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जिसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है वो मेमोग्राफी है। ये मेमोग्राफी यूजुअली यंगर वेमेन में रिकमेंडेड नहीं है, आफ्टर 35 ईयर्स एज ही इसको रिकमेंड करते हैं कि वो रूटीन में मेमोग्राफी हो, या अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो तो फिर उसका यंगर एज में भी हो सकता है। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तो आप चेस्ट एक्सरे करके देख सकते हैं, तो चेस्ट एक्सरे में आप पढ़ेंगे लेटर ऑन जब आप सर्जरी पढ़ेंगे, तो चेस्ट एक्सरे में एक स्पेसिफिक अपीयरेंस होती है। अगर लंग कैंसर हो या लंग में मेटास्टेसिस हो किसी कैंसर कहीं और के, तो वो कैनन बॉल अपीयरेंसेस होती हैं। या फिर स्पूटम साइटोलॉजी आप कर सकते हैं, तो अंडर द माइक्रोस्कोप आप सेल्स को देखते हैं जो स्पूटम के अंदर होते हैं, तो उससे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं लंग कैंसर की। तो ये दो मेथड चूज होते हैं। तो हमने जनरली कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स और उनकी प्रिवेंशन की बात की है। अगर इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जाए तो यही प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जो प्रिवेंशन के लिए, और रिस्क फैक्टर्स भी कॉमन है ऑलमोस्ट। तो ओरल कैंसर जो है वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, उसकी एक वजह हमारे यहाँ की कल्चरल हैबिट्स हैं, जिसमें पान और टोबैको च्यूइंग और सिगरेट स्मोकिंग और नस्वार और छालिया, सुपारी, गुटखा, इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से ओरल कैंसर हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। तो इसमें इसकी एक प्री कैंसरस स्टेज होती है जब ओरल अल्सर्स बनते हैं, अभी वो कैंसर में तब्दील नहीं हुए होते हैं, तो ज़रूरी है कि उसी स्टेज पे इसको डिटेक्ट करने के बाद इसको ट्रीट किया जाए और इसको मैलिग्नेंसी में बदलने से रोका जाए।
तो इस हवाले से जो एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन, वो बहुत अहम है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर उनके मुंह के अंदर ओरल कैविटी में कोई ऐसा अल्सर है, या इवन आउटसाइड द ओरल कैविटी एट द मार्जिन्स ओरल ओराइफस के कोई ऐसा अल्सर है जो हील नहीं हो रहा, तो दैट कैन बी अ प्री कैंसरस लीजन एंड दैट शुड बी लुक्ड एट बाय अ डॉक्टर। फिर हाई रिस्क ग्रुप से हम बात कर चुके हैं, जो स्मोकिंग करते हैं या जो तंबाकू चबाते हैं या पान गुटखा सुपारी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हाई रिस्क ग्रुप्स में आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सिलेक्टिव स्क्रीनिंग। तो ये इसमें एक फैक्टर होता है ओरल कैंसर में। फिर कल्चरल पैटर्न्स होते हैं। आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में है, कल्चरली नस्वार इस्तेमाल होती है। साउथ में चले जाएं तो पान का इस्तेमाल है। हमारे जो मिड है यहाँ पे स्मोकिंग है ऑब्वियसली। तो कल्चरल पैटर्न्स के हिसाब से आप हाई रिस्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको एजुकेट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसकी अगेन वही प्राइमरी प्रिवेंशन है और सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन में आप फोकस करेंगे ऑन द रिस्क फैक्टर्स। आप रिस्क फैक्टर्स को कम करेंगे, उनको दूर करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। वो एजुकेशन से भी हो सकते हैं, वो कानून साजी से भी हो सकते हैं, ज़बरदस्ती भी हो सकते हैं। अगर आप पाबंदी लगा दें कि जी सिगरेट स्मोकिंग जो है, सिगरेट जो है उस पर उसकी इश्तहार आप नहीं दे सकते, या एक ख़ास उम्र से कम उम्र लोगों को आप बेच नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में सब कुछ आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपने स्क्रीनिंग के थ्रू हाई रिस्क ग्रुप्स में आपने अर्ली डिटेक्शन करनी होती है प्री कैंसर स्टेज पे, और उसको टाइमली ट्रीट करना होता है ताकि उसका प्रोग्नोसिस जो है वो इतना बुरा ना हो जैसा कि ओरल कैंसर में आमतौर पर होता है। सी ए सर्विक्स ख़वातीन में दूसरा मोस्ट कॉमन है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के साथ इसकी बड़ी एसोसिएशन है। अगर एचपीवी इन्फेक्शन होती है तो उससे इसकी एसोसिएशन है। उसके बाद सी ए सर्विक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा 25 से 45 साल की एज के दौरान के जो ख़वातीन हैं वो हाई रिस्क पे होती हैं। मैरिटल स्टेटस में जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों वो हाई रिस्क पे हैं। अर्ली मैरिज वाले हाई रिस्क पे हैं। जो OCPs यूज़ करती हैं वो हाई रिस्क पे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है अगर वो लो होगा तो उसमें सी ए सर्विक्स ज़्यादा होता है। प्रिवेंशन अगेन प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी में आप रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल HPV है तो आप HPV की इम्यूनाइजेशन देते हैं और हाइजीन के बारे में बताते हैं। और सेकेंडरी में आप स्क्रीनिंग करते हैं, पैप स्मीयर और वो विजुअल इन्फेक्शन के थ्रू, और ट्रीटमेंट देते हैं। तो ख़वातीन में, सिर्फ ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स में एज है जो 35 से 50 इयर्स के बीच में हाई रिस्क है। फैमिली हिस्ट्री हो तो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। पैरिटी, अगर पहली प्रेगनेंसी जो है वो लेट हुई हो तो रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अर्ली मिनार्क और लेट मिनोपॉज जो है ये भी रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं। अगर उससे पहले कभी बायोप्सी हुई हो फॉर सम नॉन कैंसरस लीजन ब्रेस्ट की, तो उसके बाद लेटर ऑन चांसेस बढ़ जाते हैं कार्सिनोमा ब्रेस्ट के। फैट रिच डाइट जो है दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इसका एक रिस्क फैक्टर है। याद रखिए इसमें हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है ब्रेस्ट कैंसर में, और सी ए सर्विक्स में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था। फिर रेडिएशन के साथ इसकी एसोसिएशन है और बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ है। प्रिवेंशन में अगेन प्राइमरी प्रिवेंशन में आप रिस्क फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, और सेकेंडरी में आप स्क्रीनिंग जो सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकती है या मेमोग्राफी के थ्रू हो सकती है, और साथ के साथ आप इसकी ट्रीटमेंट उस पर फोकस करेंगे। फिर लंग कैंसर, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन, सबसे ज़्यादा जो इसका इंसिडेंस है वो है। और इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग है, फिर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, और कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं जिनकी वजह से ये लंग कैंसर हो सकता है। प्रिवेंशन अगेन प्राइमरी में आप रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं, और सेकेंडरी में आप
अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।